अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि गैस तेल की कीमतों में किस तरह से तेजी से उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, अगर हम दुनिया के 20% तेल और गैस की बात करें तो इसकी आपूर्ति पर अब कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 82 से 83 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड होता है और शुरुआती सप्ताह की अगर हम बात करें तो 13% तक इसमें उछाल आया है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अगर प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बाकी देशों को भी भुगतना पड़ सकता है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अटैक किया और ईरान ने किया था हॉर्मुज स्ट्रेट पर अटैक और इसके प्रभाव भी अब साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये जो तनाव है इसका छठा दिन है और हम देख रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है वो रुकती हुई थमती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे दो संवाददाता इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्रा और साथ ही साथ पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी भी जुड़ गए। अजय मिश्रा, सबसे पहले आप ही का रुख करते हैं। जिस तरह से हॉर्मुज जलडमरू मध्य की बात अभी हम कर रहे थे, अपने दर्शकों को हम ग्राफिक के जरिए भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इसके प्रभाव न केवल इजराइल, ईरान और अमेरिका को बल्कि इस मार्ग से जो तेल निकलता है, जाता है, उसको भी इसका सामना करना पड़ेगा। देखिए, एनर्जी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है, ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और इसीलिए आप सही कह रहे हैं कि इसका असर सारी दुनिया पर पड़ेगा। आप समझ लेते हैं कि जिस जलडमरू बंद की आप बात कर रही हैं, हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर उसको लॉक किया जाता है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा चाइना पर। चाइना 37% यहाँ से रिजर्व जो ऑयल निकलता है उसका इस्तेमाल करता है। उसके बाद नंबर आता है भारत का 14%। एशिया को अगर हम देख लें तो 50% से ज्यादा पूरे एशिया में 90% जो ऑयल का कंजम्पशन होता है इसी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे होकर के जाता है। अब इसलिए प्रभावित होने वाली बात कही जा रही है क्योंकि अगर सप्लाई शॉक्स बनते हैं तो इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। प्राइसेस कहां तक जा सकती हैं? 20% आपने देखा कि इंक्रीमेंट हो चुका है ब्रेंट और WTI दोनों ही जो कच्चे तेल हैं उसकी कीमतों में। आगे जाते हुए बहुत सारे जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं $120 और उसके बाद $150 तक का स्तर दिखा रहे हैं। इससे पहले भी पूरी दुनिया $146-147 के स्तर को देख चुकी है, जिसका जी, समझना भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं और इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम अपने एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई करें। हमारे पास ऑप्शंस हैं, रशिया से तेल खरीदने का हमारे पास ऑप्शंस हैं, अमेरिका से भी तेल खरीदने का, लेकिन उसमें जो सप्लाई जो इसकी कॉस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं वो कीमतों पर कुशन जो है, जो कीमतों पर दबाव आएगा उसको झेल सकती हैं और फौरी तौर पर भारत में जो एनर्जी कीमतें हैं नहीं बढ़ने वाली हैं। लेकिन अगर 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक ये युद्ध और ज्यादा टल जाता है, मतलब अगर जारी रहता है तो फिर उसका असर काफी ज्यादा प्राइसेस पे आ सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका पर इसका कम असर पड़ेगा, कनाडा पर इसका कम असर पड़ेगा क्योंकि, और यूरोप पर भी कम असर पड़ेगा क्योंकि जो सप्लाई है केवल 4 से 5% वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात है कि वेनेजुएला में जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। रशिया पर सैंक्शन लगा, ईरान पर सैंक्शन लगा, लेकिन सबसे बड़ा रिजर्व पूरी दुनिया का वो है वेनेजुएला के पास। अजय, यानी कि ये माना जाए कि देखिए विकल्प देश के पास हैं, लेकिन आर्थिक नुकसान, आर्थिक क्षति भी कहीं ना कहीं, इसका खतरा भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रशेखर जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज छठा दिन है इस बढ़ते हुए तनाव को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के बयान लगातार सामने आ रहे हैं और ईरान की जो कार्रवाई है उसको क्या ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं अब अपनी बौखलाहट में अब ईरान को ये लग रहा है कि जहां तहां हमले करे और वो खामेनेई की जो मार गिराने की बात सामने आई थी उसका बदला किसी भी तरह से वो ले पाए? देखिए, ईरान जो अभी कर रहा है ये पूरा का पूरा प्लान जो है, जो सुप्रीम लीडर खामनेई मारे गए हैं वही ये प्लान बना के गए थे और उन्होंने ये प्लान बनाया था कि अगर उनकी हत्या हो जाए तो ईरान खाड़ी के देशों में हमला करे, जो अमेरिकी एसेट्स हैं वहां पर हमला करे, इजराइल पे हमला करे और एक तरह का एक इकोनॉमिक ब्लो देने की कोशिश करे पूरी दुनिया को और इस इलाके को। तो ईरान वही कर रहा है और दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पे हमले कर रहे हैं। वहीं इजराइल लेबनान पे भी हमला कर रहा है क्योंकि लेबनान में जो ईरान समर्थित हिजबुल्लाह है वो लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। और इस सब के बीच ईरान की ओर से लगातार मिसाइलें और ड्रोन तो छोड़े जा रहे हैं इलाके में, लेकिन ईरान कोई बड़ा हिट देने में नाकामयाब रहा है अमेरिका और इजराइल को। लगातार जो मिसाइल्स छोड़ी जा रही हैं, जो ड्रोन छोड़े जा रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है। लेकिन इस युद्ध के दायरे की हम बात करें तो युद्ध का दायरा
अब हिंद महासागर से लेकर के ये दायरा भूमध्य सागर तक फैल चुका है। साथ ही साथ दो और चिंताएं हैं जो आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसा होता है तो और चिंता करने की जरूरत होगी। एक हम्म। तो ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका ने वहां पर रिजीम चेंज को करने की कोशिश की या वो जो नए जिस नेता को चुनेंगे उसको मारने की कोशिश की तो ईरान इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा। ठीक एक है। तो ये काफी चिंता की बात है। दूसरा ये है कि ईरान और इराक के बॉर्डर पे जो कुर्द मिलिशिया वहां पर हैं इराक के अंदर, ये खबर आ रही है कि कुर्द मिलिशिया, और क्योंकि अमेरिका उनको सपोर्ट करता है तो उनकी ओर से कुर्द मिलिशिया की ओर से खबर आ रही है कि जो उनकी फोर्सेज हैं वो ईरान के अंदर घुस सकती हैं। अमेरिका से इस तरह के इंडिकेशन उनको मिले हैं तो हम्म। वो ईरान के अंदर घुस करके ऑपरेशन कर सकती हैं। अगर ऐसा होगा तो ये पहली बार होगा जब ईरान के अंदर ग्राउंड फोर्सेज घुसेंगी और ईरान के साथ उनकी झड़पें शुरू हो जाएंगी, तो ये हालात और खराब होने वाले हैं। चंद्रशेखर, यहाँ पर यह भी समझना चाहेंगे कि क्या हिजबुल्ला के हौसले पस्त होते हुए नजर आ पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है उसको देख करके क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? साथ ही साथ अगर हम नेटो देशों की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है और इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया है। देखिए, हिजबुल्लाह वाला जो फैक्टर है ये काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल क्या है कि लेबनान के अंदर में अमेरिका ने जो लेबनान की सरकार है उस पर दबाव बनाया कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे, और लेबनान की जो आर्मी है उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे। तो वहां पर ये प्रोसेस चली रही थी और करीब आप ये मानिए कि 30 से 40% हिजबुल्लाह को डिसआर्म वहां पर करने में सफल भी हो गई थी लेबनीज आर्मी। लेकिन इसी बीच ये ईरान वाला मामला हो गया और कहीं न कहीं हिजबुल्लाह को एक मौका मिला, और ईरान और हिजबुल्लाह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईरान हिजबुल्लाह की मदद करता है, तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमले शुरू कर दिए और बदले में इजराइल अब लेबनान के ऊपर हमले शुरू कर रहा है। दक्षिण लेबनान में कई जगह पे इजराइल की ग्राउंड फोर्सेज भी वहां पर गई हुई हैं। तो हिजबुल्लाह एक ये बड़ा फैक्टर जी। यहाँ पर बना हुआ है। और जहां तक नेटो की बात करें तो हम्म। ईरान, क्योंकि जो अभी हम बात कर रहे थे हम्म। कि ईरान एक तरह से कोशिश कर रहा है कि पूरे इलाके में एक तरह का कैओस फैलाया जाए, हम्म। चाहे वो खाड़ी का इलाका हो, और उसके अलावा जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं हिला दिया जाए। हम्म। और यही कोशिश की गई थी। ये कहा जा रहा है कि तुर्की के एयर स्पेस में एक ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया नेटो जी। एयर डिफेंस की ओर से। तो ये मामला, ईरान कोशिश कर रहा था कि वहां भी किसी तरह का कोई हम्म। तनाव बढ़ाया जाए, तो हम्म। नेटो की ओर भी ईरान की ओर से मिसाइल फायर की गई है। हम्म। कुल मिला के ईरान की कोशिश है कि हालात ऐसे बना दिए जाए पूरे इलाके में, आर्थिक तौर पे, और आपको पता है कि खाड़ी के देशों में कई टूरिस्ट जाते हैं, अब टूरिस्ट जी। वहां पर नहीं जाएंगे। एक तरह का कैओस क्रिएट कर दिया जाए ताकि अमेरिका और इजराइल के ऊपर दबाव पड़े कि वो हम्म। इस युद्ध को रोके। बिल्कुल चंद्रशेखर, पूरी तरह से ईरान भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि देखना होगा कि ये तनाव और रुकता है या फिर यहीं पर थमता है और या फिर आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए। और इसके अलावा रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, और आपको